सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं शमशेर सोलंकी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 संबंधी हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर चुके हैं, उसी क्रम में बढ़ते हुए आज मैं आपके समक्ष अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हमने आज का टॉपिक रखा है आरटीई 2009 अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो आया था, उससे संबंधित बनने वाले जितने भी संभावित प्रश्न हैं ये जो गत वर्ष में पूछे गए हैं उनके आधार पर हम आपके समक्ष आज इस आरटीई 2009 से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और संभावना रहेगी कि इनमें से ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएं या जो एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो जैसा कि आप प्रथम प्रश्न को स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी दोस्त नए हों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक दोस्तों के लिए इसका लाभ मिल सके। तो चलिए कि पहला प्रश्न क्या दिया है आपके समक्ष। पहला प्रश्न आपके समक्ष दिया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे आपके लिए बालकों की आयु दी हुई है कि निम्न में से किस आयु वर्ग के बालकों के लिए ये आरटीई 2009 आया था या उनके लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करता है या नियम बनाता है। तो पहला विकल्प दिया है 6 से 18 वर्ष तक के लिए, दूसरा दिया है हमारा बी 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, सी दिया है 6 से 14 वर्ष, डी दिया है 6 से 22 वर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आरटीई 2009 आया, ये आरटीई 2009 में दो बातें प्रमुख कही गई। एक हमारी क्या थी कि भाई शिक्षा का अधिकार सभी का है, सभी को शिक्षा मिले, लेकिन कैसी मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले। और इसमें जो मुख्य रूप से बालक जो आयु वर्ग शामिल किया था वो कौन सा हमारा, वो 6 से 14 वर्ष का आयु वर्ग हमारा इसे शामिल किया था। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। तृतीय प्रश्न आपके समक्ष दिया है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, ठीक है, मतलब किस पर जोर देता है। ए विकल्प कह रहा है समावेशी शिक्षा पर जोर देता है, बी कह रहा है पृथककरण पर, सी कह रहा है मुख्य धारा शिक्षण पर, डी कह रहा है हमारा एकीकृत शिक्षा पर। देखिए आपने जैसा कि मैंने समावेशी शिक्षा के प्रश्न कराए थे कि हमारी साइकोलॉजी है या एजुकेशन से संबंधित जितने भी परिवर्तन हुए, शिक्षा संबंधी जो भी नवीन प्रयास हुए, उन सभी प्रयासों में एक ही मुद्दा रहा हमारा या जो उसका आधार रहा वो क्या था, समावेशी शिक्षा था कि सबको एक साथ शिक्षा मिले। तो जो हमारा सही विकल्प होगा कौन सा, ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या कहता है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये इसका पूर्ण नाम है, इसका पूर्ण नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हम क्या बोलते हैं आरटीई। ये क्या है हमारा, ये शॉर्ट फॉर्म है, उसका संक्षिप्त रूप है हमारा, ये शिक्षा का अधिकार इसको बोलते हैं। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि कहीं आरटीई 2009 दिया हो, या आपका इस प्रकार से भी हो सकता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई 2009, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो किसी प्रकार से आ सकता है इसका नाम। देखिए प्रश्न देखिए तीसरा क्या है, क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। अब देखिए इसमें जनरली होता क्या है कि आरटीई 2009 लिखा है, तो अधिकांश कैंडिडेट इसमें गलती करते हैं, 2009 को ही उसका राइट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जन्म 2009 से हुआ था, इसका जो जन्म है वो 2009 से लेके और कब पारित हुआ, कब इस पे फाइनली मुहर लगी, ये सारे काम 9 में हो गए थे। लेकिन ये प्रभावी रूप से जो लागू हुआ है, वो लागू होने की जो इसकी डेट है वो हमारी 1 अप्रैल है, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारत में क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो कहीं ध्यान रखना आरटीई 2009 में लागू ना होकर संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, 2010 में लागू हुआ। तो जो सही विकल्प होगा हमारा कौन सा होगा, सही विकल्प हमारा भाई बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले देखें, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। क्योंकि एक संशोधन किया गया था, जिस संशोधन के द्वारा शिक्षा को क्या बना दिया गया, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, अर्थात ये कि सभी को शिक्षा ग्रहण करने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो वो संविधान संशोधन कौन सा है, पहला कहता है 86वां संविधान संशोधन,
अगला है 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा या 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ध्यान रखना आप कि जो हमारा 86वां संविधान संशोधन है, इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या हुआ था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया था। और इसके भी किस अनुच्छेद के अंदर, तो इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हमारा कौन सा है, 21। ठीक है, अनुच्छेद 21। और इसका जो वर्ग कौन सा, ए, आ वर्ग में हमारा क्या है, इसमें संशोधन हुआ। और इस संशोधन की यदि कभी वो पूछी जाए सन, तो ये किसके द्वारा, ये हुआ है सन 2002 के द्वारा। ठीक है, 2 के द्वारा हुआ है। तो इतने प्रश्न इससे क्या होते हैं, हमारे बन के तैयार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो हमारा इसमें राइट विकल्प जो होगा हमारा ए होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दिया है कि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब कौन सा ऐसा पक्ष था जिस पक्ष पे इसमें ध्यान नहीं दिया गया। चलिए उस पक्ष को जान लेते हैं। विकल्प ए, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कराना, कि क्या इस आरटी 2009 में अध्यापकों को सही से प्रशिक्षण दिया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बी, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, मतलब जो बच्चे विद्यालय नहीं आना चाहते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, क्या उनको विद्यालय लाने के लिए जोर नहीं दिया गया। सी विकल्प क्या कहता है हमारा, सी कहता है कि एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। अब देखिए तीनों चीज़ों में है क्या। विकल्प ए कहता है कि जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को क्या कर दिया है, मतलब उनको एक ट्रेनिंग दी जाए, क्या इस पे जोर नहीं दिया गया। दूसरा ये कि जो ज़्यादा घूमने वाले बालक थे उनको विद्यालय लाने पे जोर। तीसरा ये है कि जो हमारा एकेडमी मतलब जो वार्षिक कैलेंडर है, वार्षिक कैलेंडर का अर्थ ये है कि किस समय कौन सी हमारी क्या होनी है, परीक्षा होनी है, क्या इस पर जोर नहीं दिया गया। देखिए तीनों पहलुओं पर जोर दिया गया था कि शिक्षक को क्या है, एक उचित प्रशिक्षण मिले, उसको ट्रेनिंग दी जाए। जो ज़्यादा घूमने वाले बालक हैं, ज़्यादा घूमने का अर्थ ये है कि जो शिक्षा से वंचित हैं अभी, ये विद्यालय नहीं आते हैं किसी कारणवश, उनको भी क्या किया जाए, विद्यालय में लाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जाए। और एक वार्षिक कैलेंडर का निर्धारण हो जाए कि किस समय पे किस प्रकार की परीक्षा लेनी है और कितना पाठ्यक्रम किस समय पे हमारे लिए कराना है। विकल्प डी क्या कहता है कि 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, मतलब डी विकल्प जो दिया है कह रहा है कि इसमें 14 वर्ष के बाद के बालक हैं, क्या उनकी शिक्षा से संबंधित कोई बात नहीं की गई। तो बिल्कुल सही विकल्प है कि इसमें 6 से और जो 14 वर्ष के बालक थे मुख्य रूप से इन पर ही जोर दिया गया था, अन्य पर जोर नहीं दिया गया था। हमारा जो राइट विकल्प होगा कौन सा भाई, डी होगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। ये कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार। देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है। उस प्रश्न में ठीक है, देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। देखिए क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं उनको शिक्षा के साथ साथ अन्य बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन कामों में सरकार द्वारा उनको लगाया जाता है, आपदा के दौरान या किसी अन्य समय पर। तो कह रहा कि कौन सा ऐसा एक काम था जिस काम के लिए जो एक नीति बनाई गई कि इस कार्य में शिक्षकों को नहीं जोड़ा जाएगा या इनसे नहीं कराया जाएगा। जैसे पहला कौन सा, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना। जैसे कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होती है, जनगणना होती है। इसमें तो जनगणना में शिक्षक शामिल होते रहे हैं और आज भी क्या है, होते हैं। ठीक, इसमें पूछा है कि नहीं, जिसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा अगर आपदा राहत कार्य में कभी कभी जो आपदाएं आती हैं प्राकृतिक, उन प्राकृतिक आपदाओं में, तो प्राकृतिक आपदाओं में भी शिक्षकों को क्या करा शामिल किया जाता है आपदा कार्यों में राहत प्रदान कराने के लिए। नेक्स्ट हमारा दिया है कि चुनाव संबंधी जब भी इलेक्शन होता है तो चुनाव होते हैं, उन चुनावों में भी क्या होता है, शिक्षकों की जो है ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक, तो हमारा क्या होगा, सी भी हमारा राइट हो जाएगा। मतलब सी भी क्या है, इसमें भी इसे शामिल कर सकते हैं। हमारा पूछा है किस में नहीं करते हैं, तो यह पल्स पोलियो कार्यक्रम। तो जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है, इस पल्स पोलियो कार्यक्रम से हटा दिया गया किसके लिए, शिक्षकों को, और इसे क्या किया, स्वतंत्र कर दिया गया कि अब ये काम कौन, पल्स पोलियो का, मतलब घर घर जाके पोलियो की ड्रॉप पिलाना, ये शिक्षकों से हटा किसे दे दिया गया, जो गाँव में आशा बनी, उन आशाओं को क्या दे दिया गया, ये
काम दे दिया गया। आपने देखा होगा आरटीई के आने के बाद जब से ये प्रभावी रूप से लागू हुआ था उसके बाद जो शिक्षक गण थे वो शिक्षक गण इस काम को नहीं करते। इन काम कौन करती हैं? गाँव की आशा हैं वो हमारी करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें भाई। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तो हमारा इसका जो विकल्प होगा वो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? डी विकल्प इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या दिया हमारा। आरटीई 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? अभी इससे पहले कही गई थी बात कि किसको नहीं करना होगा। इसमें क्या है, किन दायित्वों को मतलब अपने कौन कौन से उसके कर्तव्य होंगे जिनको वो निभाएगा। पहला दिया है कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना। क्या विद्यालय में प्रतिदिन आना है उसके लिए और समय से आना है? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कर्तव्य भी अपना क्या होगा? दायित्व उनको निभाना होगा। बी, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होना। मतलब ये कि जो सिलेबस है उसका वो क्या करना? सिलेबस को समय पे कराना। सी, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो जो ए बी सी की तीनों कर्तव्य क्या है उसके जो दायित्व हैं उन दायित्वों को उन्हें करना होगा। तो जो हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा भाई? डी होगा कि इनमें ये सभी। क्लियर पॉइंट आपके लिए। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। मतलब किन पर लागू नहीं होता है? तो किन पर में पहला दिया है निःशक्त बच्चे पर। 6 से 14 वर्ष तो स्पेशल है भाई। निःशक्त का मतलब ये कि जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, किसी कारण पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन पर भी लागू होता है। बी, 6 से 14 वर्ष इन पर भी लागू होता है। हमें बताना है कि जिन पर लागू नहीं होता। सी, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। डी, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। ऐसा नहीं है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपने लागू कर दिया अब बच्चे विद्यालय आ ही नहीं रहे हैं, तो बच्चों को प्रतिदिन लाना भी है। अर्थात डी विकल्प है, इस पे भी क्या करता है? वो जोर देता है। ए पर भी जोर देता है कि जो बच्चे वंचित रह गए वो विद्यालय आए। और 6 से 14 वर्ष का क्या है? मुख्य रूप से उन पे जोर दिया गया है। तो जो विकल्प हमारा कौन सा होगा भाई? जो सी दिया है कि 14 से 18, जैसे कि मैंने बताया कि 14 से अधिक जो वाले हैं, अधिक आयु वाले, उन पर क्या है? इसने जोर नहीं दिया है। तो जो राइट विकल्प होगा हमारा कौन सा? सी होगा। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कह रहा है आरटीई 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या किया है? देखिए दो चीज़ें प्रश्न में कह रहा है, या तो वो बच्चे जो कभी विद्यालय गए ही नहीं, या फिर वह बच्चे जो किसी कारणवश बीच में विद्यालय छोड़कर चले गए या उन्होंने शिक्षा को छोड़ दिया बीच में। कह रहा उनके लिए क्या कार्य किया? तो पहला क्या, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया कि क्या ऐसे बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम हो जो कभी कभी विद्यालय आए नहीं थे या जिन्होंने विद्यालय बीच में छोड़ दिया था। बी कह रहा है विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया। सी, अगले अलग से विद्यालय खोलने की बात कही। डी, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई। चार बातें दी हैं। क्या ऐसे बच्चों के लिए अलग से शिक्षक नियुक्त करोगे, या ऐसे बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोलोगे, या ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल क्या आप एक सिलेबस लगाएंगे, पाठ्यक्रम लगाएंगे, या फिर कह रहा है कि विशेष प्रशिक्षण। तो देखिए भाई जो इसको जोर देता है वो किस पे? विशेष प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ ये है कि जो बच्चा वंचित रह गया है किससे? शिक्षा से, तो उनको किसी न किसी प्रकार से ऐसे आप ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षित करेंगे जिससे कि बच्चा क्या हो, एक राह पे आ जाए और शिक्षा ग्रहण करने लगे और उसका क्या है? कंटिन्यू चलती रहे। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा भाई? बी विकल्प हमारे यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंत में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21। जैसा कि मैंने बताया कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो हुआ वो अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 21 में। और उसके कौन सा भाग? तो जो आ खंड है या का खंड जो है इसके अंतर्गत किया गया था, जिससे शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो अर्थात हमारा विकल्प कौन सा होगा भाई? डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख आरटीई 2009 के प्रश्न हैं कि
जिन प्रश्नों में से ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं या पूछे जा रहे थे पहले भी, या आगामी परीक्षा में आएंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए भाई बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो मित्रों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक आपके लिए इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।